हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का ये एक्ट है। और ये एक्ट नंबर 20 है। 1959 का एक्ट है, मैंने बता ही दिया। तो इस एक्ट को प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? तो 15 सितंबर 1959 को मिली थी और ये पब्लिश किया गया था ऑफिशियल गैजेट में 21 सितंबर 1959 को। और ये एनफोर्समेंट मतलब एप्लीकेबल कब हुआ? तो गांधी जयंती पे, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को ये एक्ट लागू हुआ। अब रिसेंट अमेंडमेंट की अगर बात करें तो उसमें 2 अमेंडमेंट हुई है रिसेंटली। वैसे तो बहुत अमेंडमेंट हुई है, बहुत पुराना ही एक्ट है। तो रिसेंट अमेंडमेंट जो हुई है वो है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018 से हुई है, जो कि एप्लीकेबल हुई है, एनफोर्समेंट हुई है 25 सितंबर 2018 से। और फिर उसके बाद एक और लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, जो कि एनफोर्स में आया है 12 फरवरी 2020 को। इस एक्ट में टोटल 19 चैप्टर्स हैं। अब कुछ चैप्टर्स हट गए हैं, लेकिन नंबर वाइज तो वो टोटल 19 ही रहेंगे, तो हमें कितना देखना पड़ेगा? 19। और सेक्शंस भी 264 है टोटल, लेकिन अब कुछ सेक्शंस बीच बीच में रिपील हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये बोला कि इसे नंबर की तरह हमें देखना पड़ेगा, तो हम बीच में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये तो अब इतने हैं। और 3 शेड्यूल दिए हुए हैं इस एक्ट में। सो अब सबसे पहले इसका प्रियम्बल देख लेते हैं, इसका पर्पस क्या था एक्ट का लाने की। तो ये एक्ट जो है कंसोलिडेट कर देता है और अमेंड कर देता है जो भी लॉज रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू से एमपी में। तो पहले जो, जैसे हम अपने एमपी स्टेट के बारे में बात करें, तो हमने ऐसे हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि हमारा स्टेट बना था 1 नवंबर 1956 को। उसके पहले यहाँ पे ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोविंसेस थे, उनमें ये अपना जो स्टेट है डिवाइडेड था। तो क्या होता है कि ये जो सारे लॉज हैं उनको एक तरीके से कंसोलिडेट करना, जो भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लॉज थे, और उनको अमेंड करना, मतलब टाइम टू टाइम जो चेंजेस करे जाते हैं लॉज में, वो करना उसके अकॉर्डिंग। फिर जो पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, कि क्या क्या पावर्स रहेंगी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे सेक्ट में, उनके क्या क्या राइट्स हैं, और मतलब क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज है, मतलब क्या वो कर सकते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके पास हक हैं, ये सब जो भी हैं। ऑफ होल्डर्स, होल्डर्स के बारे में बात करता है, होल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी ने होल्ड के रखा हुआ है लैंड, स्टेट गवर्नमेंट से लेके रखा हुआ है, मतलब एक तरीके से लैंड या एग्रीकल्चर टेन्योर्स जो होते हैं, या अदर मैटर्स जो भी रिलेटेड टू लैंड है, एंड द लाइबिलिटीज जो भी है इंसिडेंटल देयर टू इन द मध्य प्रदेश, तो वो उससे रिलेटेड होता है। फिर ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो इनेक्टेड बाय द एमपी लेजिस्लेचर इन द 10th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया। जब 10th ईयर रिपब्लिक था, तब ये एक्ट एनफोर्स में आया, मतलब इनेक्ट हुआ। अब मतलब ये इनेक्ट हुआ, एनफोर्स में, सॉरी, इनेक्ट हुआ, मतलब इनेक्टमेंट की डेट हमने देखा ना, तो उसमें 1959 में इनेक्ट हुआ है, तो उस हिसाब से इसको देखा जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी। ठीक है, तो इसमें ये शॉर्ट टाइटल सबसे पहले, जैसे हर एक्ट में होता है, तो सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 बोलते हैं। ये एक्सटेंड कहाँ तक होता है? होल ऑफ एमपी में होता है, क्योंकि स्टेट लॉ है। बट नथिंग कंटेन इन दिस code except the provisions related to liability of land for payment of land revenue and the assessment of land revenue with reference to use of land, realization of land revenue, and all provisions ancillary thereto shall apply to such area as may time to time from time to time be construed as the reserve or protected forest under Indian Forest Act 1927। तो ये वाली जो लाइन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, बस सिंपल सी बात बताता है पर, कि ये जो एमपी का लैंड रेवेन्यू कोड है, ये सारी चीजों पे लगता है, जो भी इससे रिलेटेड यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू का है, मतलब पेमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू है, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है, यूज ऑफ लैंड, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जो भी प्रोविजंस है इससे एंसिलरी, मतलब इससे रिलेटेड जो है, वो अप्लाई होते हैं इस एरिया में, जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया जाता है एज रिजर्व ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्ट जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो, मतलब एक तरीके से वो डिक्लेयर कर दिया गया उस एक्ट के अंदर जो एरियाज को, उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जो प्रोविजंस है यहाँ पे, जैसे कि लाइबिलिटी ऑफ लैंड फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, या फिर असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विद रेफरेंस टू यूज ऑफ लैंड, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी प्रोविजंस है एंसिलरी, वो अप्लाई होते हैं।
इनके ऊपर, बाकी चीजें नहीं अप्लाई होती। फिर जो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है, फोर्सेड प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट शैल अप्लाई विद द रेफरेंस टू यूज ऑफ लैंड। तो ये जो अफोर्सेड प्रोविजंस हैं ये अप्लाई होते हैं यूज ऑफ लैंड से रिलेटेड इन सच एरियाज फॉर वन और मोर पर्पसेस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 59। तो इसके बारे में सेक्शन 59 पे जब हम आएंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे कि जो अफोर्सेड प्रोविजंस होते हैं वो यहाँ पे कोड के अप्लाई होंगे यूज ऑफ लैंड से रिलेटेड उस एरियाज में, एक या एक से ज्यादा एरियाज में, फॉर द पर्पसेस जो भी स्पेसिफाइड किए गए हैं सेक्शन 59 में। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब ये थर्ड सब सेक्शन को याद रखिएगा सेक्शन 1 के, कि द कोड कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो हमने ये पहले ही देख लिया कब से अपॉइंट हुआ था, ये कब से एप्लीकेबल हुआ था ये। तो ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। अब डेफिनेशन, अब इस वाले एक्ट में डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा, मतलब इस पूरे लैंड रेवेन्यू कोड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस कोड अनलेस देयर इज एनीथिंग रिफरिंग टू द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो अगर कहीं पे अगर कुछ अलग से दिया होगा, अगर अलग कुछ बताया होगा तो बात अलग है, अदरवाइज क्या होगा, ये जो डेफिनेशन है फॉलो की जाएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं आबादी। तो आबादी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एरिया जो कि रिजर्व किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज, किसी विलेज में कोई एरिया को रिजर्व करके रखा गया है फॉर द रेसिडेंस ऑफ इनहेबिटेंट्स, मतलब वो वहाँ पे जो लोग जो रहते हैं वहाँ पे उनके रहने के लिए, देयर ऑफ, और फॉर द पर्पस एंसिलरी देयर टू, मतलब जो उससे रिलेटेड जो भी पर्पसेस हैं उनके लिए वो यहाँ पे रिजर्व करके रखा हुआ है। और एनी अदर कोऑर्डिनेट वेरिएशन, और अगर कुछ कोऑर्डिनेट वेरिएशन के साथ मतलब कुछ अलग चीज करने के लिए भी, ऑफ दिस एक्सप्रेशन सच एज विलेज साइट या गांव स्थान, तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे आबादी बोलेंगे। तो आबादी का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे एरिया जो कि रिजर्व किया गया है टाइम टू टाइम किसी विलेज में रेसिडेंस करने के लिए, इनहेबिटेंट्स मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो उन्हीं लोगों के रहने के लिए, और जो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं या अदर कोऑर्डिनेट वेरिएशन है सच एज विलेज साइट्स या गौ स्थान, तो उसको यहाँ पे कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली किया गया है। अब बी डेफिनेशन है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है किसी भी तरीके की ये रेस करना, एनुअल और पेरियोडिक क्रॉप। पेरियोडिकल क्रॉप मतलब किसी भी तरीके की जो उगाते हैं, मतलब जो क्रॉप वगैरह है, मतलब जो खेती करते हैं। इसमें इंक्लूडिंग क्या होता है, इसमें बीटल लीव्स भी होता है, जो पान के पत्ते हैं, या वॉलनट है, सॉरी वॉलनट नहीं, वाटरनट, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा के बारे में बात हो रही है। वाटरनट जो है या गार्डन प्रोड्यूस है। तो ये एग्रीकल्चर हो गया एक तरीके से। तो सबसे पहले मतलब किसी भी तरीके की उगाना, एक तरीके से खेती वगैरह करना। एक मिनट है। तो सबसे पहले मतलब है ग्रेजिंग ऑफ एनुअल और पेरियोडिक क्रॉप। तो मैंने बता दिया कि इसमें ये पान की पत्तियां उगाना, और वाटरनट, सिंगाड़ा वगैरह। फिर दूसरा है हॉर्टिकल्चर। फिर तीसरा है किसी भी तरीके का प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ ऑर्चार्ड। तो ऑर्चार्ड वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। और फिर जो रिजर्व करना किसी भी तरीके का लैंड फॉर फूडर, ग्रेजिंग, और थैचिंग ग्रास, मतलब किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से कुछ भी घास वगैरह उगा देना, या जो भी फोडर वगैरह है, मतलब जो एक तरीके से बांस वगैरह है, लकड़ियां वगैरह है, ग्रेजिंग वगैरह कर देना, तो ये पूरा एग्रीकल्चर में आ जाएगा। फिर या तो किसी भी तरीके का लैंड को यूज करना, पोल्ट्री, मतलब ये जो मुर्गी वगैरह पालते हैं फिशरीज करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जो भी एरिया सिचुएटेड है मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज जो है उनसे 5 किलोमीटर दूर अगर कोई भी एरिया है, उधर पे अगर कोई भी यहाँ पे यूज ऑफ लैंड कर रहा है पोल्ट्री, पोल्ट्री के लिए, या फिर फिशरीज के लिए, या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 5 किलोमीटर दूर अगर किसी अर्बन एरिया से, तो वो भी एग्रीकल्चर हो जाता है। फिर एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, तो एग्रीकल्चरल ईयर जो है मीन्स ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, और ईच, और सॉरी, और सच अदर डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो एग्रीकल्चर ईयर का मतलब क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो ईयर कमेंस होता है तो वो कब से कमेंस होता है, 1 जुलाई से। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आता है ये वाला क्वेश्चन एमपी के प्री में, जब भी हम एमपी जुडिशरी का प्री देते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्रीकल्चरल ईयर कब से कमेंस होता है, तो फ्रॉम
फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, और कुछ अदर डे पे भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके अपॉइंट करेगा। अब बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन नंबर 3 में। फिर बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट का क्या मतलब होता है? तो जो एक पर्सन है जो कल्टीवेट करता है लैंड को पर्सनली, या फिर रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड टू कल्टीवेट पर्सनली, या तो मतलब कोई पर्सन है जो खुद ही अपना लैंड कल्टीवेट करता है पर्सनली, या फिर ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो अपना लैंड पर्सनली कल्टीवेट करता हो, तो यहाँ पे बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सच एनी लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मतलब क्या होता है कि कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है सच एज अंडर एनी लॉ, जो भी किसी टाइम बीइंग फोर्स में कोई भी लॉ है उसमें, बीइंग इन एनी रीजन ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट में यहाँ पे कोई भी मतलब स्टेट का कोई भी एक भाग जो है उसमें यहाँ पे किसी भी जगह पे वो रजिस्टर्ड हो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइम बीइंग इन फोर्स में किसी भी लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो उसको यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी मानेंगी। फिर F1 भी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो F1 में याद रखिएगा कि डेवलपमेंट प्लान है। तो डेवलपमेंट प्लान का मतलब क्या होगा कि जो भी मीनिंग उसको असाइन किया होगा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में, तो वो यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्लान कहलाएगा। फिर गवर्नमेंट फॉरेस्ट क्या होता है? तो फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटेड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, किसी फॉरेस्ट को अगर यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बता दिया गया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेस्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है कि या तो वो रिजर्व फॉरेस्ट है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर गवर्नमेंट लीज, तो गवर्नमेंट लीज का मतलब क्या होगा कि कोई पर्सन अगर होल्ड कर रहा है लैंड को फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अगर किसी पर्सन ने कुछ लैंड होल्ड कर लिया है, गवर्नमेंट से लीज ले ली है, सेक्शन 181 में जो हम बाद में आके जब आएगा तब पढ़ेंगे, तो उसको गवर्नमेंट लीज बोलेंगे। फिर होल्डिंग, तो होल्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके का पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू एंड हेल्ड अंडर अ टेन्योर। तो होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की लैंड जो सेपरेटली असेस की जाती है लैंड रेवेन्यू के लिए एंड हेल्ड अंडर अ टेन्योर, किसी भी टेन्योर के लिए मतलब टाइम पीरियड के लिए है वो, तो उसको होल्डिंग बोलेंगे कि इसकी इतनी होल्डिंग है। मतलब होल्डिंग मतलब जिसका लैंड रेवेन्यू अलग से लिया जाता है, सेपरेटली असेस किया जाता है मतलब किसी टेन्योर में। फिर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी होल्डिंग की बात करें तो किसी भी तरीके का वर्क जिसमें अगर वो ऐड करता है मटेरियली वैल्यू बढ़ा देता है होल्डिंग की, और suitable thereto मतलब जो भी इसके लिए suitable है, और consistent with the purpose for which it is held and which it is not executed on holding। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके कोई पर्सन यहाँ पे मटेरियल उसमें कुछ ऐड करता है वैल्यू, और वो सुटेबल है जिस चीज के लिए यूज करना है, कंसिस्टेंट है वो चीज के लिए जिसके लिए वो यूज किए जाना है, एंड इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द होल्डिंग, और ये होल्डिंग के ऊपर पहले से नहीं था, is either executed directly for its benefit or after execution it is made directly beneficial to it subject to the foregoing provisions include। तो इसमें क्या क्या होता है कि इसमें कुछ भी तरीके से पहले तरीके कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पहले से ही कुछ चीजें ऐसी थी तो उसमें ये सोच के ही किया गया था, अगर पहले से ही जब चीज जैसे जिस चीज को सूटेबल बनाने के लिए अगर किया था तो वो ठीक है, वो नहीं होता। बाकी अदरवाइज अगर कुछ भी चीज अगर हम उसमें ऐड करते हैं मटेरियली जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सूटेबल और कंसिस्टेंट हो जाती है जिस पर्पज के लिए उसको बनाया गया है या चाहिए था, तो वो यहाँ पे आ जाती है। और उससे किसी भी तरीके के डायरेक्टली अगर वो बेनिफिशियल टू इट है, सब्जेक्ट टू द फोरगोइंग प्रोविजंस। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, कि किस तरीके से टैंक वगैरह को कंस्ट्रक्ट करा जाएगा, वेल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वाटर चैनल्स को मतलब, और एम्बार्कमेंट्स, और किसी भी तरीके का अदर वर्क जो है फॉर स्टोरेज करने के लिए, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो ये यहाँ पे इंक्लूड होता है। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जिस तरीके का ड्रेनेज ऑफ लैंड बनाना या फिर कोई अदर मतलब, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, किसी भी तरीके का अगर लैंड का प्रोटेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से फ्लड वगैरह से या फ्रॉम द इरोजन और अदर डैमेज फ्रॉम वाटर, जो भी वाटर से रिलेटेड कुछ अदर डैमेजेस होते हैं, या फिर प्लांटेशन करना ट्रीज का, एंड द रिक्लेमिंग, क्लियरिंग, एनक्लोजिंग, लेवलिंग और ट्रेसिंग ऑफ लैंड, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं।
ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर सबसे पहले इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स को यहाँ पे इरेक्ट करना, और इन द विनिसिटी ऑफ द होल्डिंग, और एल्सवेयर देन द आबादी और अर्बन एरिया। तो किसी भी तरीके का यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बना देना उस विनिसिटी में, लेकिन आबादी और अर्बन एरिया को छोड़ के, जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पे कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल यूज के लिए, ऑक्यूपेशन होल्डिंग के लिए, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में आ जाता है। फिर रिन्यूअल करना या कंस्ट्रक्शन करना किसी भी तरीके का फोर गोइंग वर्क, जैसे कि अल्टरेशन और एडिशन जो भी है उसमें, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड में देखिएगा, डज नॉट इंक्लूड में क्या नहीं आता, मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट में क्या नहीं मानेंगे। तो अगर टेम्पररी कोई चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टेम्पररी वेल्स बना रहे हैं, मतलब टेम्पररी बना रहे हैं वहां पे, या वाटर चैनल बना रहे हैं, एम्बार्कमेंट बना रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, अदर वर्क पेटी एल्टरेशन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं कुछ वर्क, या फिर आर कॉमनली मेड बाय कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स वगैरह के लिए जो कॉमनली बनाए गए लोकल टीम है, ऑर्डिनरी कर्स ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं आता। या फिर कोई वर्क है जो कि सब्सटेंशियली डिमिनिश करता है वैल्यू ऑफ एनी लैंड, मतलब कुछ भी ऐसी चीज है जो बाद में जाके तो उस लैंड की जो वैल्यू है उसको कम कर देगा, लेकिन वेयर एवर सिचुएटेड, यहाँ पे भी वो सिचुएटेड हो, लेकिन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर पर्सन वेदर एज भूमि स्वामी और ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट। तो यहाँ पे किसी तरीके का ऐसा वर्क नहीं हुआ जो सब्सटेंशियली डिमिनिश कर दे वैल्यू ऑफ लैंड को, जहाँ पे भी वो सिचुएटेड हो किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी पर्सन में, या तो वो भूमि स्वामी हो या ऑक्यूपेंट हो उस टेनेंट का, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी तरीके से उसमें जो डिमिनिश कर देगा वैल्यू, तो यहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, अगर उसको कैलकुलेशन करें तो। किसी अदर पर्सन के मतलब ऑक्यूपेशन में वो भूमि मतलब वो लैंड हो, वेदर एज भूमि स्वामी, अगर वो भूमि स्वामी है या ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट है। मतलब सपोज करिए, इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ कि सपोज करिए मेरी कोई जमीन है और मैंने उसको यहाँ पे किसी को दे दिया। अब मैंने किसी को दे दिया अगर वो जमीन, तो वो जो पार्ट टाइम उस पर कुछ भी कर रहा है, फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहा है, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, पर सब्सटेंशियली वो वैल्यू डिमिनिश कर रहा है उसकी, उस लैंड की, जहाँ पे भी वो सिचुएटेड है, किसी भी अदर पर्सन के ऑक्यूपेशन में। मतलब मेरा लैंड जैसे मैंने किसी को दिया, तो वो किसी और के ऑक्यूपेशन में हो गया ना मेरे अलावा। और वेदर एज भूमि स्वामी, भले ही वो ऐसे भूमि स्वामी है, ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट, मतलब या तो वो ऑक्यूपेंसी में टेनेंट है या भूमि स्वामी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लेकिन ये इंप्रूवमेंट में नहीं आता है, बस इतनी सी बात है। फिर वर्क विच इज बेनिफिट फॉर सेवरल होल्डिंग्स में बी डीम टू बी एन इम्प्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ईच ऑफ सच होल्डिंग्स। अब अगर कोई भी वर्क ऐसा है कि जो सेवरल होल्डिंग्स के लिए किया जा रहा है, तो भी उसको यहाँ पे डीम्ड इम्प्रूवमेंट मान लेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच होल्डिंग, सारी होल्डिंग्स के लिए इसको इम्प्रूवमेंट मान लेंगे। अब लैंड, तो लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब होता है किसी भी तरीके का अर्थ का सरफेस, वेदर और नॉट अंडर वाटर, भले ही वो वाटर के अंडर में है या वाटर के अंडर में नहीं है, and where the land is referred to in the code shall be deemed to include all the things attached to or on permanently fastened or anything attached to such land। तो लैंड का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है, तो लैंड का मतलब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि किसी भी तरीके का पोर्शन हो सकता है अर्थ सरफेस का, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वाटर में है या वाटर में नहीं है। ठीक है। और अगर किसी भी लैंड के बारे में अगर कोड में बात हो रही, तो लैंड का मतलब होगा कि कोई भी चीज अगर लैंड पे अटैच्ड है परमानेंटली या फेस्टेंड है, तो भी वो लैंड में ही आ जाएगा। तो मतलब लैंड के बारे में अगर इस कोड के हिसाब से बात करेंगे, तो लैंड में अगर कोई चीज अटैच है और फेस्टेंड है परमानेंटली, तो भी ये लैंड ही माने जाएगा उसको। अब लैंडलेस पर्सन, तो लैंडलेस पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है यहाँ पे बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है, और या तो वो वेदर इंडिविजुअली, या तो मतलब खुद इंडिविजुअली कर रहा है ज्वाइंटली विद अदर मेंबर्स के साथ, उसके फैमिली के जो है, तो वो यहाँ पे होल्ड नहीं करता, होल्ड्स नो लैंड, मतलब लैंड को होल्ड नहीं करता, और लेस लैंड देन द एरिया विच इज मे प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। तो लैंडलेस पर्सन का मतलब वो होगा कि जो भी बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है, वो इंडिविजुअल या अपनी जॉइंट फैमिली के साथ, मतलब जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी मिला के कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, मतलब या तो वो किसी भी तरीके का लैंड होल्ड नहीं करता, या फिर जो लैंड वो होल्ड करता है वो लेस देन द एरिया है, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है इस बिहाफ में, तो उसको यहाँ पे माना जाता है। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द फैमिली पर्सन
sorry, the family of a person shall be deemed to be consist of his spouse, issue और पेरेंट्स। तो फैमिली का मतलब क्या होता है? सर ने उसको बताया ना कि फैमिली में भी उसके उतना लैंड लैंड नहीं होगा। मतलब सपोज करिए इंडिविजुअल भी उसके पास कुछ लैंड नहीं है, उसकी फैमिली का भी लैंड मिला लें तो उसके पास या तो वो लैंड कम है या तो लैंड है ही नहीं। तो अब वो फैमिली का मतलब क्या होता है? तो फैमिली का मतलब होता है यहाँ पे उसका स्पाउस और इसकी इशू मतलब उसके जो सन डॉटर वगैरह होंगे, मतलब जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी या उसके पेरेंट्स। तो मतलब यहाँ पे हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। इश्यूज मतलब हो गए सन डॉटर जो भी उसके मतलब हैं, और पेरेंट्स, पेरेंट्स में आ गए मदर एंड फादर। तो ये लोग उसमें होते हैं, ये फैमिली बनती है मतलब। फिर लैंड रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो जो कि रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, इस कोड के प्रोविजंस में जो भी लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड होते हैं। फिर लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? तो जो भी मनी है पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को पेबल की जाती है फॉर होल्डिंग लैंड, और इसमें इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का प्रीमियम, रेंट, लीज मनी, क्विट रेंट और एनी अदर कॉग्निट वेरिएशन और दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू क्या मतलब होता है? लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी मनी यहाँ पे पेबल की जाती है स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं। क्यों देते हैं? होल्डिंग के लिए, कि हम किसी भी लैंड को होल्ड करके रखे हुए हैं। और इसमें क्या-क्या चीज़ें हो जाती है? तो प्रीमियम, रेंट, लीज़ मनी, क्विट रेंट और एनी अदर जो कोग्निट वेरिएशन है इस एक्सप्रेशन में, तो ये यहाँ पे होता है। तो लैंड रेवेन्यू आपको पता होगा हर कोई ही लैंड रेवेन्यू भरता है। मतलब जैसे क्या होता है कि प्रॉपर्टी भले ही हमारी खुद की भी है, तो भी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है तो हम प्रॉपर्टी का टैक्स देते हैं। तो एक तरीके से क्या है? लैंड रेवेन्यू है। अब लीगल प्रैक्टिशनर, तो लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे एंटाइटल है प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी कोर्ट में इन द मध्य प्रदेश के किसी भी कोर्ट में, अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 में, और अंडर एनी अदर लॉ जो टाइमिंग इन्फोर्समेंट है तो उसको लीगल प्रैक्टिशनर बोलेंगे। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वकील, मतलब जो भी पर्सन यहाँ पे एंटाइटल होगा कोर्ट जो एमपी में है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, या लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट या जो भी अदर लॉ टाइमिंग फोर्स में चल रहा है तो वो ये लीगल प्रैक्टिशनर होगा। फिर मैंगो ग्रोव, तो मैंगो ग्रोव का मतलब होता है कि कोई मैंगो ट्रीज को इस तरीके से प्लांट करना, मतलब मैंगो ट्रीज को इस तरीके से प्लांट करना है, नंबर उन नंबर्स में प्लांट करना कि एज दे preclude or when full grown are likely to preclude land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for the purpose other than the planting of trees। तो किसी भी तरीके से किसी भी लैंड में इस तरीके का लैंड को कल्टीवेट कर देना सिर्फ मैंगो ट्रीज से, कि बाद में जब वो मैंगो ट्रीज फुल ग्रोन हो जाएंगी तो पूरे तरीके से लैंड को प्रिक्लूड कर देंगी। और या फिर जो उसका जहाँ पे भी वो है, या फिर उसका मेजर पोर्शन जो है उसको जो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करना था उसको यूज करने की बजाय, मतलब जैसे किसी लैंड को सपोज करिए कि किसी पर्पस के लिए यूज करना था, लेकिन मैंगो ग्रो मतलब क्या होता है कि वहां पे वो मैंगो के इतने सारे ट्रीज लगा देगा कि वहां पे मैंगो के ट्रीज जब फुल ग्रो हो जाएंगे तो बाकी चीजों को यूज करने के लिए वो प्रिक्लूड कर देंगे, जिस चीज के लिए प्राइमरी को यूज करना था उस चीज को यूज करने के अलावा। और अदर देन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वृक्षारोपण करने के लिए, मतलब एक तरीके से प्लांटिंग ऑफ ट्रीज को छोड़ के कुछ भी इस तरीके से अगर मैंगो का ये कर देना तो मैंगो ग्रोव हो जाता है, मतलब ये मैंगो ग्रोव बोल देते हैं। अगर मतलब कैसे क्या है कि किसी भी लैंड पर अगर किसी ने बहुत सारे मैंगो के ट्रीज लगा दिए जो फुल ग्रो हो जाएंगे तो वो एक तरीके से प्रिक्लूड कर देंगे जो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करना था लैंड को, उस चीज को भी यूज करने के लिए। तो उसको मैंगो ग्रुप बोलेंगे। फिर ऑर्चर्ड, तो ऑर्चर्ड का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रूट ट्री जो प्लांट किए जाते हैं किसी नंबर्स में, numbers when they preclude or when they full grown are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof being used for primary for any purpose other than the planting of trees। तो इसमें भी वही बात है, बस उसमें ऊपर जो मैंगो ग्रोथ था उसमें कैसा था? मैंगो की ट्रीज लगाना, और इसमें क्या फिर किसी और फ्रूट की ट्रीज लगा देना। किसी भी फ्रूट के ट्री किसी फ्रूट के ट्रीज को इस नंबर में लगा देना कि जब फुल ग्रो होंगे तो या तो वो लैंड का मेजर पोर्शन को इस तरीके से ढक लेंगे कि वो किसी और चीज के लिए यूज नहीं होगा, या फिर किसी और चीज के लिए नहीं यूज होगा अदर देन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। मतलब ट्रीज वगैरह के लिए अगर प्लांटेशन करना होगा वृक्षारोपण वगैरह तो उसके लिए कर सकते हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं हो पाएगा। फिर है प्लॉट नंबर, तो प्लॉट नंबर का मतलब होता है जो भी नंबर असाइन किया जाता है किसी पोर्शन ऑफ लैंड को और फॉर्म इनटू और रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लॉट नंबर अंडर दिस कोड।
तो प्लॉट नंबर का मतलब होता है किसी भी तरीके का नंबर जो है असाइन किया जाता है किसी पोर्शन ऑफ लैंड को, जो कि फॉर्म किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है एज प्लॉट नंबर इस कोड में, तो उसको प्लॉट नंबर बोलते हैं। बस। फिर रिकॉग्नाइज रीजेंट का मतलब क्या होता है, तो कोई पार्टी टू द प्रोसीडिंग अंडर द कोड मीन्स। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज रीजन मतलब कौन होता है, तो किसी भी पार्टी की बात करें अगर इस कोड में, तो अगर पर्सन को ऑथराइज किया गया है, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देके सच पर्सन के द्वारा टू मेक अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन एंड टू डू एनी अदर एक्ट ऑन दिस बिहाफ सच प्रोसीडिंग। तो रिकॉग्नाइज रीजन कौन होगा कि या तो किसी पर्सन ने अपने बिहाफ में किसी पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो वो पर्सन यहाँ पे उसके बिहाफ में अपीयरेंसेस या एप्लीकेशन वगैरह कर सकता है, या कुछ अदर एक्ट कर सकता है इस बिहाफ में किसी प्रोसीडिंग में, तो वो हो जाएगा। या फिर जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया इन राइटिंग में बाय द पार्टी टू मेक अपीयरेंस ऑन हिज बिहाफ इन सच प्रोसीडिंग, या फिर किसी प्रोसीडिंग में किसी पर्सन ने राइटिंग में उस पार्टी को ये राइट दे दिया कि वो अपीयर कर सकता है इस बिहाफ में उस प्रोसीडिंग्स में, उसके बिहाफ में मतलब उन प्रोसीडिंग्स में आ सकता है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो दो तरीके से, या तो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया होगा, या फिर किसी को राइटिंग में ऑथराइज कर दिया होगा कि वो अपीयर हो सकता है उसके बिहाफ में किसी भी प्रोसीडिंग्स में, तो वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज रीजन हो जाता है। अब रीजन की बात करें तो रीजन का मतलब यहाँ पे होता है महाकौशल रीजन, जो आपको पता होगा जबलपुर वाला रीजन होता है। तो रीजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, महाकौशल रीजन है, या फिर मध्य भारत रीजन है, या फिर भोपाल रीजन है। मध्य भारत रीजन जो हमने देखा था, ये हमने अपने हिस्ट्री पढ़ा होगा जब मैंने ईडीपीयू के लिए पढ़ाया था, तो उसमें मध्य भारत रीजन मतलब जो ग्वालियर के साइड वाला एरिया है। फिर भोपाल रीजन पता है आपको, विंध्याचल रीजन पता है जो रीवा सतना वाला एरिया है, और सिरोंज रीजन पता होगा आपको एज द केस में भी। तो इसमें से याद मतलब ये वाले रीजन या एनी ऑफ दीज एज द केस में भी, जैसे जब जिस तरीके से बात हो तो ये रीजन कहलाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब पता नहीं यहाँ पे बुंदेलखंड का रीजन के बारे में क्यों नहीं बात की गई है, रीजन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे महाकौशल, मध्य भारत, भोपाल, विंध्याचल और सिरोंज के बारे में बात की गई है, लेकिन मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड ये सब मिसिंग है। फिर रेंट, तो रेंट का मतलब होता है कि वॉट एवर इज पेड और पेबल इन मनी और इन काइंड। तो यहाँ पे रेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी तरीके का पेमेंट करना, कुछ भी पे किया जाता है, या फिर पेबल इन मनी होता है, या फिर किसी भी काइंड में होता है, तो वो यहाँ पे रेंट होता है। जैसे कि लीसी जो है वो अपने भूमि स्वामी को देता है, क्यों देता है, ऑन द अकाउंट ऑफ यूज ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम और ऑन सच भूमि स्वामी। अगर मतलब सपोज करिए कोई भूमि स्वामी से किसी ने लीज पे अगर कुछ लैंड लिया हुआ है, तो वो उस लीज के बदले भूमि स्वामी को वो रेंट देता है, मतलब तो ये हो जाता है। फिर या फिर किसी ने गवर्नमेंट से लीज ली हुई है, तो गवर्नमेंट लीज ही जो है वो गवर्नमेंट को देता है यूज करने के बदले, जो भी लैंड वगैरह उसने लेके रखा है लीज पे गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे वो रेंट होता है। फिर रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो भी मेंशन किए गए हैं यहाँ पे सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 जब आएगा तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। फिर रेवेन्यू ईयर, तो रेवेन्यू ईयर का मतलब क्या होता है, तो रेवेन्यू ईयर जो है कमेंस होता है ऑन सच डे एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय इन केस ऑफ एनी स्पेशल लोकल एरिया बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो मतलब यहाँ पे रेवेन्यू ईयर की बात करें तो रेवेन्यू ईयर कब से शुरू होता है, जब से उस डेट से जब से स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसी भी केस में स्पेशल लोकल एरिया के लिए नोटिफिकेशन इशू करके अपॉइंट किया हो। और जैसा कि हमने देखा हुआ है, तो अभी करंटली जो है, हम जहाँ तक मुझे पता है, तो 1960 में यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पे 1 अक्टूबर बताया हुआ था, तो 1 अक्टूबर ही चलते आ रहा है। तो रेवेन्यू ईयर मतलब क्या होता है, रेवेन्यू ईयर कब से स्टार्ट होगा, तो रेवेन्यू ईयर तब से स्टार्ट होता है जनरली जब से स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेशल लोकल एरिया के लिए नोटिफिकेशन इशू करके अपॉइंट करेगा। और जब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1960 में नोटिफिकेशन इशू हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर चलता आ रहा है। फिर सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर मतलब होता है एनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया। किसी भी अर्बन एरिया में कुछ भी अगर कोई एरिया है, मतलब अर्बन एरिया में किसी भी तरीके का लैंड है फॉर्म्ड इनटू और रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेक्टर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दिस कोड सॉरी। तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी अर्बन एरिया की बात करें, तो अर्बन एरिया का किसी भी तरीके का पार्ट होगा, ये मुझे लगता है पार्ट ऑफ लैंड होगा किसी भी अर्बन एरिया का, जो कि फॉर्म है और रिकॉग्नाइज है सेक्टर की तरह अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, इस कोड की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग।
तो उसको सेक्टर बोलते हैं। फिर सर्विस लैंड, तो सर्विस लैंड का मतलब क्या होता है कि जो भी लैंड है किसी भी नॉन अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया के अलावा मतलब नॉन अर्बन एरिया में अगर कोई लैंड है और विच इज गिवन टू अ कोटवार, कोटवार को वो लैंड दे दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग इज टेन्योर ऑफ पोस्ट। तो सर्विस लैंड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई नॉन अर्बन एरिया में अगर कोई लैंड है और वहां पे सपोज करिए कोई पर्सन है कोटवार, कोटवार को क्या हुआ कि जब उसकी वहां पे पोस्टिंग की गई, मतलब उसको वहां पे कोटवार एक पोस्ट होती होगी कोड के अकॉर्डिंग, तो वहां पे अगर उसको अपॉइंट किया गया तो उस अपॉइंट किया गया कोटवार को उस एरिया में उसको एग्रीकल्चर करने के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब टेन्योर ऑफ हिज पोस्ट, मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए उसका पोस्ट है वहां पे उस जगह पे, मतलब उसको वो अथॉरिटी दी गई है उस जगह पे कुछ लैंड वगैरह दे देना एग्रीकल्चर करने के लिए, तो यहाँ पे वो सर्विस लैंड हो जाएगा। फिर सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर, तो सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर का मतलब होता है किसी भी तरीके का पोर्शन ऑफ सर्वे नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरिया एंड द लैंड रेवेन्यू पेबल आर सेपरेटली एंटर्ड इन द लैंड रिकॉर्ड्स अंडर द इंडिकेटिव नंबर सबऑर्डिनेट टू दैट सर्वे नंबर ऑफ विच इट इज अ पोर्शन। तो सब डिविजनल नंबर का मतलब क्या हो गया, सब डिविजनल ऑफ सर्वे नंबर का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी सर्वे नंबर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू वो सेपरेटली एंटर की गई है लैंड रिकॉर्ड में, और अंडर एन इंडिकेटिव नंबर, उसको इंडिकेटिव नंबर भी दिया हुआ है जो कि सबऑर्डिनेट है सर्वे नंबर का, जिसके वो पोर्शन में है, ऑफ विच इट इज अ पोर्शन, मतलब वो किसी पोर्शन का है। मतलब क्या होता है, ऐसे हम देखते हैं ना कि सपोज करिए बहुत सारी जगहों पे जमीन है, यहाँ पे कुछ जमीन है, यहाँ पे कुछ जमीन है। अब कुछ जमीन है जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर का भी हमने यहाँ पे सब बता दिया, तो उसका यहाँ पे सेपरेटली जो लैंड रेवेन्यू है वो सेपरेटली एंटर है लैंड रिकॉर्ड्स में, और उसको इंडिकेट करता है वो सबऑर्डिनेट में। और सर्वे नंबर जो है वो यहाँ पे जिनका वो पोर्शन में है तो उनको पोर्शन के तरीके से वो डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर सर्वे नंबर, अब सर्वे नंबर क्या मतलब क्या होता है, तो जो नंबर असाइन किए जाते हैं किसी पोर्शन ऑफ लैंड जिसको फॉर्म किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया तक जाता है, तो सर्वे नंबर अंडर दिस कोड, मतलब इस कोड के अकॉर्डिंग उसको सर्वे नंबर में फॉर्म किया जाता है। एंड एंटर इन द लैंड रिकॉर्ड, और उसको लैंड रिकॉर्ड में एंटर किया गया हो और इंडिकेट करता हो वो नंबर जो भी नॉन एज खसरा नंबर, जिसको हम खसरा नंबर भी बोलते हैं। तो सर्वे नंबर का मतलब क्या होता है, तो सर्वे नंबर का मतलब ये समझ लीजिए किसी भी नंबर जो भी असाइन किया था किसी पोर्शन ऑफ लैंड को, मतलब जो जैसे लैंड है जिसे मैं किसी लैंड लैंड पे अभी हूँ जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिस जगह पे भी मैं हूँ इस लैंड को क्या होता है कि एक तरीके से कुछ नंबर असाइन किया होगा टू अ पोर्शन ऑफ लैंड, और जो कि फॉर्म इनटू करता है, जो कि फॉर्म करता है रिकॉग्नाइज करता है सर्वे नंबर, मतलब सर्वे नंबर को फॉर्म करता है रिकॉग्नाइज करता है इस कोड के अकॉर्डिंग, और वो एंटर्ड है किसमें, लैंड रिकॉर्ड्स में, और वो इंडिकेट करता है जो नंबर नोन है खसरा नंबर, खसरा नंबर को एक तरीके से वो बना देता है। तो मतलब कैसा है कि जैसे आप सपोज करिए कि पूरी जितनी भी जमीनें हैं, तो जमीनों में पहले सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा गांव है, कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है, तो उसको ये पूरा एंटर कर देंगे, फिर उसमें नंबर देखेंगे तो नंबर में बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, तो एक खसरा नंबर जो रहता है उस खसरा नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उस नंबर से सर्च की आती है तो वही खसरा नंबर है। तो वही यहाँ पे असाइन किया आता है हर पोर्शन ऑफ लैंड जो भी फॉर्म है, और उसको रिकॉग्नाइज किया आता है सर्वे नंबर, और जो कि एंटर्ड है लैंड रिकॉर्ड में, और इंडिकेट करता है वो खसरा नंबर को, बस इतना याद रखिए तो आपका काम चल जाएगा। फिर टेन्योर होल्डर का क्या मतलब होता है, तो जो भी पर्सन है यहाँ पे जो होल्ड करता है लैंड किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सॉरी स्टेट गवर्नमेंट से, और हु इज और इज डीम टू बी अ भूमि स्वामी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो टेन्योर होल्डर कौन है यहाँ पे, टेन्योर होल्डर मतलब होता है कि किसी पर्सन ने अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से लैंड लेके रखा है, और हु इज या तो वो खुद है या फिर वो डीम्ड है, या तो मतलब उसको एक तरीके से मान लिया है भूमि स्वामी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको भूमि स्वामी मान लिया गया, तो उसको टेन ईयर होल्डर बोलेंगे। अब टिम्बर ट्रीज, तो टिम्बर ट्रीज क्या होता है, तो टिम्बर ट्रीज का मतलब होता है कौन कौन सी ट्रीज यहाँ पे टिम्बर ट्रीज है, तो सबसे पहले सागवान, सागवान का मतलब सॉरी सागवान का यहाँ पे जो है वो होता है। फिर दूसरा बीजा मतलब बीजा, ठीक है, तो सागवान, बीजा, शीशम, साल, तिनसा, और एम और साज, चंदन, हल्दू, मुंडी, अर्जुन, तेंदू और खमहर।
ये जो है ये साइंटिफिक नाम आप पढ़ लीजिएगा, साइंटिफिक नेम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाती है, टिम्बर कहलाती है। ठीक है, टिम्बर ट्रीज कहलाती है ये इतने सारी ट्रीज जो है। अब कल्टीवेट पर्सनली, तो कल्टीवेट पर्सनली का क्या मतलब होता है, तो कल्टीवेट करना ऑन अकाउंट, मतलब खुद के लिए कल्टीवेट करना है, या तो खुद के लेबर से, या फिर लेबर और ऑफ मेंबर ऑफ वन फैमिली, मतलब या तो खुद की मेहनत से, मतलब खुद की लेबर से आपको वो लैंड कल्टीवेट करना, मतलब कल्टीवेट पर्सनली का क्या मतलब होता है, सबसे पहले या तो कोई आदमी खुद ही लैंड को कल्टीवेट कर रहा है ओन लेबर से, या तो वो जो लेबर कर रहा है वो एनी मेंबर ऑफ वन फैमिली, मतलब उसकी फैमिली मेंबर उस लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, या तो सर्वेंट को वो रखा हुआ है, मतलब सर्वेंट जो है ऑन वेजेस जो भी है उसको पेबल की जाती है, या तो कैश में या तो इन काइंड, तो वो यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। पर जो यहाँ पे वो लोग नहीं आएंगे इसमें जो उनको यहाँ पे शेयर, क्रॉप शेयर मिलता है। तो क्रॉप शेयर के अलावा जो पर्सन यहाँ पे अगर उसने, मतलब क्या होता है कि सपोज करिए मेरा एक लैंड है, तो अगर मैं कल्टीवेट पर्सनली कोई बोले तो क्या होगा कि या तो मैं खुद ही अपने लैंड पे खुद ही कल्टीवेशन करता हूँ, खुद की मजदूरी करता हूँ, खुद की मेहनत करता हूँ, तो वो इसमें हो जाता है। या तो कोई फैमिली मेंबर है जो मेरा, वो अपना लेबर करता है, जैसे मेरे मम्मी पापा कर सकते हैं, मेरे जो अगर बच्चे होते तो बच्चे करते, मतलब जो भी मेरे मेंबर ऑफ फैमिली है वो करता, तो वो यहाँ पे इसमें काउंट करते। या फिर मैं किसी सर्वेंट को लगा लेता हूँ, और सर्वेंट को लगा लेता हूँ तो मैं उनको वेजेस देता हूँ, या तो कुछ कैश में या तो इन काइंड्स में, तो भी यहाँ पे कल्टीवेट पर्सनली कहलाएगा। लेकिन अगर मैं शेयर ऑफ क्रॉप देता हूँ, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे आम की खेती की, मैंने आम उगाए और मैं उसको बदले में, जो वो लेबर हार्ड वर्क करता है उसके बदले में कुछ आम के जो पोर्शन है, मतलब कुछ ट्रीज का जो आम वगैरह का जो भी कल्टीवेशन है उसमें से शेयर ऑफ क्रॉप वगैरह उसको देता हूँ, तो यहाँ पे वो चीज नहीं आएगी, बाकी सारी चीजें आएंगी। या फिर हायर करता हूँ मैं लेबर को, पर्सनल सुपरविजन उसके ऊपर करता हूँ, और पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ वन फैमिली। या फिर मतलब सपोज करिए कि मैंने किसी पर्सन को हायर किया हुआ है अपने लैंड पे कल्टीवेशन कराने के लिए, और मैं उसको खुद सुपरवाइज करता हूँ, मतलब खुद उसकी देखरेख करता हूँ। या फिर मैंने किसी पर्सन को हायर किया है और उसकी देखरेख मैं नहीं करता लेकिन मेरा कोई फैमिली मेंबर करता है, तो भी कल्टीवेट पर्सनली हो जाएगा। फिर अनऑक्यूपाइड लैंड, तो अनऑक्यूपाइड लैंड का मतलब होता है जो भी लैंड अदर देन आबादी और सर्विस लैंड है, और लैंड हेल्ड बाय भूमि स्वामी और गवर्नमेंट लीज। तो अनऑक्यूपाइड लैंड का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, आपको खुद ही समझ में आ गया। अनऑक्यूपाइड लैंड का मतलब क्या होता है, कोई भी लैंड है जो कि आबादी लैंड को छोड़ के, मतलब आबादी को छोड़ के, सर्विस लैंड को छोड़ के, या किसी भी तरीके का जो लैंड है जो किसी भूमि स्वामी ने अपने मतलब अपने अंडर में ले लिया, मतलब भूमि स्वामी के पास वो लैंड है, टाइमिंग फोर्स, मतलब किसी के पास भी हो सकता है, मतलब कोई उस लैंड का भूमि स्वामी है, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, या गवर्नमेंट लीज पे लिया हुआ है। इन सबको छोड़ के कुछ भी लैंड होगा तो क्या होगा, अनऑक्यूपाइड लैंड होगा। फिर अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया का क्या मतलब होगा, तो अर्बन एरिया का मतलब होता है कोई भी एरिया जो कि टाइमिंग इन फोर्स में इंक्लूड किया गया है विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब एक तरीके से नगर पालिका कह सकते हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया उसमें, या फिर म्यूनिसिपैलिटी में। और कोई भी नोटिफाइड एरिया जो भी है कंक्लूड अंडर एनी लॉ में, मतलब किसी अदर लॉ में जो भी म्यूनिसिपैलिटी किसी भी एरिया को नोटिफाई किया गया है फॉर द टाइमिंग कोर्स में रिलेटेड म्यूनिसिपैलिटीज, या फिर कोई विलेज है, ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं टू विच द स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अर्बन एरिया, या फिर कोई विलेज भी है, उन विलेजेस को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है अर्बन एरिया में, एंड द एक्सप्रेशन नॉन अर्बन एरिया शैल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। और फिर इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि जैसे ये सब चीजों को जो यहाँ पे जो लोकल लिमिट्स हैं किसी एरिया की, उनको यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में डाल दिया, म्यूनिसिपैलिटी में डाल दिया, या फिर किसी भी विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस को यहाँ पे उनमें स्पेसिफाई कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, अर्बन एरिया। और बाकी जो चीजें बची उनको यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन अर्बन एरियाज, नॉन अर्बन एरियाज को कंक्लूड कर देंगे अकॉर्डिंगली। मतलब जिन एरिया को यहाँ पे इन सब चीजों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपलिटी में, या फिर इनके अंडर जो इंक्लूड नहीं किए गए वो क्या होंगे, वो नॉन अर्बन एरिया हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, अर्बन एरिया हो जाएंगे। ठीक है। अब विलेज, तो विलेज का मतलब क्या होता है कि एनी tract of land in a non-urban area before the coming in force of this code was recognized or declared as a village under the provisions of any other law for the timing in force or any other
tract of land in a non-urban area which is recognized as a village or under any survey or which the state government may by notification declare to be village. तो विलेज क्या होगा? तो विलेज का मतलब याद रखिएगा कि कोई भी तरीके का ऐसा एरिया है जो नॉन अर्बन एरिया में है और या फिर इस कोड के आने के पहले जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ विलेज अंडर द प्रोविजन जो भी अदर लॉ थे टाइमिंग इनफोर्स में थे, और कोई अदर लैंड जो है यहाँ पे नॉन अर्बन एरियाज में आता है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एनी लैंड सर्वे में, मतलब किसी भी लैंड सर्वे में स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नॉन अर्बन एरिया तरीके से या विलेज उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो उसको यहाँ पे क्या मानेंगे? विलेज मानेंगे, तो विलेज होता है। मतलब विलेज का क्या मतलब होता है? किसी भी तरीके का नॉन अर्बन एरियाज में जो भी लैंड है, या फिर क्या होता है कि इस एक्ट के आने के पहले, मतलब इस कोड के आने के पहले जो किसी अदर लॉ में किसी एरिया को विलेज रिकॉग्नाइज किया था, या फिर कोई ऐसा लैंड है जो नॉन अर्बन एरियाज में है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है विलेज में, मतलब विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ विलेज, तो उसको यहाँ पे विलेज बोल देंगे। फिर एनी रेफरेंस मेड अंडर दिस कोड to the date of coming into force of this code shall be construed as a reference to the date appointed by the notification under subsection 3 of subsection 1। तो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 1 में हमने देखा था कि यहाँ पे डेट ऑफ कमिंग इन फोर्स बताया हुआ था, ठीक है, कि यहाँ पे ये एक्ट कब आएगा, मतलब ये कोड कब आया, तो ये कोड कब एप्लीकेबल हुआ था? तो ये एप्लीकेबल हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से। तो जो भी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं वो कब से आई होंगी, यहाँ पे किस तरीके से माना जाएगा कि कुछ भी तरीके की अगर रेफरेंस की जा रही है कोड के बारे में, तो वो कब से यहाँ पे कंक्लूड किया जाएगा, कब से उसकी मानेंगे कि एप्लीकेबल हुआ था? तो उस डेट से, जो भी यहाँ पे डेट नोटिफाई किया गया है सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 में, तो जनरली वो डेट कौन सी है? 2 अक्टूबर 1959। तो तब से यहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल हुए ऐसा मान लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।